नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत। खबर 3 दिनों पहले की है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेटेस्ट। ऐसा है कि बिहार के करोड़ों रुपए के टेंडर पर कुंडली मार कर बैठे रीशु श्री उर्फ रीशु श्रीवास्तव को जान का खतरा है। अभी हालत ये है कि उसका नाम लेते सचिवालय का कोई भी बड़ा अधिकारी कुछ भी बोलने से चुप्पी साध ले रहा है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अभी की बात है, कुछ पत्रकार मित्रों से मुलाकात हुई। सभी लोगों ने एक ही बात कही कि ये जो सीनियर आईएएस है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज लेवल के हैं, इनका एक ही चीज कहना है या मानना है कि मैं रीशु श्रीवास्तव को या रीशु श्री को नहीं जानता। रीशु श्री कभी ये सीनियर आईएएस का बहुत दुलारा, प्यारा और लाडला हुआ करता था। आज की तारीख में जब ईडी के निशाने पर है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के निशाने पर है, पुलिस जब उसको रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ऐसी स्थिति में यहाँ के आला अधिकारी के होश उड़ गए। यह जानकारी मिल रही है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का टेंडर का मामला बाएं दाएं ऊपर नीचे हुआ है। जल संसाधन विभाग में हुआ है, ऊर्जा विभाग में हुआ है, सिंचाई विभाग में हुआ है। मैं कितने विभागों का नाम गिनाऊं? करीब 42 विभाग यहाँ पर हैं। 42 विभागों में करीब 2 दर्जन से अधिक विभागों का वह सुपर आईएएस था। मेरा मतलब रीशु श्रीवास्तव सुपर आईएएस। जानकारी यह भी मिली है कि कई अधिकारियों को उसने विदेशों में जमीन भी खरीदवाई। ईडी के पास इसकी जानकारी है। और आपको पहले भी मैंने कहा था कि जब संजीव हंस, सीनियर आईएएस संजीव हंस पर जब छापेमारी हुई थी, उसी समय ये मेरा मतलब कि रीशु श्री ईडी के रडार पर आ गया था। अब सवाल उठता है कि जब वहां से प्रमाणित दस्तावेज यहाँ भेजे गए थे और वो भेजे जाने के बाद गृह विभाग से यह कहा गया था कि इन पर आप कार्रवाई करें, एफआईआर करें, तो एफआईआर करने में महाधिवक्ता की मंत्रणा लेने की जरूरत क्या थी, जबकि दस्तावेज प्रमाणिक थे? क्या यहाँ के सीनियर आईएएस उतने पढ़े लिखे नहीं? ये आईएएस कैसे बन गए? गृह विभाग के उच्च कुर्सी पर, शीर्ष कुर्सी पर ये विराजमान है। क्या प्रमाणिक दस्तावेज को वो पढ़ नहीं सकते थे? इसमें महाधिवक्ता से मंत्रणा लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ये कौन है रीशु श्रीवास्तव? ये कौन है रीशु श्री? क्या कोई हाँ, मंत्रणा लेनी पड़ती है तब जब कोई वीवीआईपी का ये मामला हो। मेरा मतलब कि कोई मंत्री का मामला हो, कोई डिप्टी सीएम का मामला हो, सीएम का मामला हो। लिया गया है, इसके पहले भी महाधिवक्ता से राय ली गई थी, खास करके चारा घोटाला के समय में। लेकिन सवाल उठता है कि महाधिवक्ता ने भी पूरे दस्तावेज और प्रमाणिक दस्तावेज को के अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इसे हर हाल में एफआईआर करना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसमें सरकार फंस जाए। और नीतीश सरकार के नाक के नीचे 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर की हेराफेरी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सृजन घोटाला को एक तरह से तो यहाँ दबा ही दिया गया है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात आपको पता ही होगा। यहाँ चंद कंपनियां जो प्रोजेक्ट्स लेती हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स लेती, उन कंपनियों के दलाल, एजेंट के रूप में भी रीशु श्रीवास्तव काम करते रहे। हालांकि रीशु श्रीवास्तव अगर अपना मुंह पुलिस रिमांड में खोल देंगे तो इसमें न केवल बड़े अफसर बल्कि कई मंत्री भी बेनकाब हो जाएंगे। यही कारण है कि चुनाव का वक्त है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला ईडी के पास है। ईडी के पास और भी कई प्रमाणिक दस्तावेज हाथ लगे हैं, रीशु श्रीवास्तव के ही नहीं, रीशु श्री के ही नहीं, बल्कि अन्य कई व्हाइट कॉलर्ड पीपल के, व्हाइट कॉलर्ड लोगों के। ऐसी स्थिति में इस एन चुनाव के मौके पर रीशु श्रीवास्तव एक इशू बन सकते हैं। और पप्पू यादव ने, सांसद पप्पू यादव ने अभी एक ट्वीट करके कहा है कि रीशु श्री की जान पर खतरा है। संभव है जान पर खतरा हो सकता है, क्योंकि रुपेश हत्याकांड आपको याद हो, रुपेश भी कई लोगों के, कई बड़े अफसरों के राज और रहस्य को छिपाए हुए था। वह राजदार था, रोडवेज में वह मारा गया। बाद में मामला वो कोर्ट ने अपने तरीके से लिया, न्यायालय पर मेरी कोई टिप्पणी है नहीं। तो मेरा मतलब कि एन चुनाव के मौके पर ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार रीशु श्री बन चुका है, रीशु श्रीवास्तव बन चुका है।
करीब 10,000 करोड़ रुपए के हेराफेरी का मामला बन चुका है। विदेशों में अफसरों के द्वारा ली गई जमीन का भी मामला बन चुका है। अब देखना है चुनाव के वक्त पक्ष या विपक्ष इस पर करता क्या। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। मैं तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मैं फिर मिलूंगा। संजय उपाध्याय, ऑफबीट वन। धन्यवाद।